आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क जून 2024 के आधार पर है। हम पर डे शाम को 7 बजे से क्लासेस जो है स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग 7 से 8 जो है सोशल वर्क के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ही यूजीसी नेट जिसका एग्जाम 13 दिसंबर 2023 को जो हुआ था, उसका रिजल्ट आज जो है डिक्लेयर हुआ है और कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आप लोगों से कि एक बच्चे का जेआरएफ था और अभी अभी एक और मैसेज आया है ग्रुप उसमें इंडिविजुअल, जिसमें 2 बच्चे जो है कदम का भी क्वालिफाई कर गया है, यानी नेट उन्होंने भी निकाल लिया है। ठीक है, तो 2 बच्चों का नेट निकला है, एक बच्चे का जेआरएफ निकल गया है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हमें जो तैयारी करनी है जून के लिए, तो वो किस आधार पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहां आप देख सकते हैं सभी लोग कि 180 जो गया था कट ऑफ, तो मान के चलिए कि 190 और 200 के बीच में आप इसके आधार पे तैयारी करें। ठीक है, 200 के बीच में, और 200 प्लस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जेआरएफ के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिले तो आप वहां पे लगभग 80% आप दिखाने का प्रयास करें सभी लोग अपने जो है नंबर को। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसमें आप अपना एनालिसिस करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। तो ये दिसंबर 2023 का आपके सामने कट ऑफ है। ठीक है, जून 2024 के लिए आप लोग ये एक मानक मान के चलिए कि जनरल अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 180 और 200 के बीच में आप तैयारी करें। इतने में अगर आपका नंबर आ रहा है, आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अपने एनालिसिस करिए कि अगर इतना आ रहा है तो फिर ठीक आ रहा है। ठीक है, अगर इससे कम आ रहा है तो आप उसके तैयारी करें। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर 166 दिया गया है जो है ओबीसी का, 166 कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की थी और 194 जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये जेआरएफ की है ओबीसी के। ठीक है, याद रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं कैटेगरी में आते हैं तो 164 यहां पर दिया गया है और 188 जेआरएफ दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एससी के कट ऑफ के लेकर तो ये 152 है और जेआरएफ के लिए 186 है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए तो 150 है और जेआरएफ की अगर हम बात करते हैं तो 178 है। ठीक है, तो आपको मैंने ये कट ऑफ इसलिए दिखाया है क्योंकि जून के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर कोई भी सॉल्व करो और इतने मार्क्स आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और पर डे आप लोग जो है टाइम निकाला करें, 1 घंटे सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लीजिए, पार्ट जो है पेपर फर्स्ट का, और उस पर टिक मारते जाइए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है। तो पर डे आप 1 घंटे जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, पार्ट 1 का भी, साथ ही साथ आप सोशल वर्क की क्लासेस जो चलती हैं उस क्लासेस को आप जरूर अटेंड करते रहिएगा। क्लास का समय शाम को 7 बजे रहता है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक बार क्वेश्चन पेपर को। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैं पूरा सॉल्व करवा लूंगा तब जाके आपके टॉपिक पर टच करूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बेसिकली प्रश्न जो है ये दुख के चरण बताए गए हैं। ये प्रश्न में दुख के चरण बताए गए हैं। तो 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस हैं इसके अंतर्गत दुख के। दुख कोई आसान रास्ता नहीं है। विश्व स्तर पर सभी लोगों में यह सबसे दुर्बल करने वाली एक मानवीय अनुभव है दुख। समझिए बात को, मैंने यही कहता हूं कि मीनिंग को समझते चलिए साथ साथ। ठीक है, यह एक अमिट अमुक एक बिंदु पर है ना, एक बिंदु अनुभव पर कभी कभी अपरिहार और कभी कभी जो है एक प्रकार से महसूस या उदासीन वाली प्रक्रिया को रिलेट करा देता है। ठीक है, तो वो दुख है। अब दुख के अंतर्गत एक विद्वान का नाम है क्यूबलर और रॉस। ये महान भाव ने दुख के बारे में 5 चरण बताए कि दुख से गुजरना कोई एक आरेखीय प्रक्रिया होगी। ठीक है, कोई एक अरेखीय प्रक्रिया होगी और उन्हीं प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने दर्शाया है। दुख कोई तार्किक रैखिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बुलाया जा रहा है भाई दुख आने के लिए तो दुख आ रहा है ना, ऐसा नहीं है।
दुख एक घटना कह सकते हैं आप, एक आकस्मिक घटना भी कह सकते हैं आप, एक कोई दुख के साथ आगे बढ़ने की एक कोई तरीके वाली प्रक्रिया को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी समय एलिजाबेथन कुबलर ने, इनका पूरा नाम है एलिजाबेथन कुबलर और रॉस ने इसे दुख के 5 चरण बताए। तो पहला जो चरण था उस चरण का नाम था इनकार। उस चरण का क्या नाम था? इनकार। डिनियल इसको बोलते हैं, इनकार को डिनियल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो बेसिकली कहलाता है, इनकार शब्द जो है अस्वीकृति। तो कभी कभी इसे इनकार भी कहा जाता है और कभी कभी इसे अगर हम बात करें तो इसे अस्वीकृति भी कही जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेप ये है। तो आप तो वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी केवल और केवल पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। इजिली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सदमे या शून्यता की एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक हवा है ये, है ना। तो इस प्रक्रिया में अगर हम जब जिक्र करते हैं तो दुख के परिप्रेक्ष्य में जो पहला पॉइंट रिप्रेजेंट होता है अस्वीकृति का होता है। सामान्य चरण ये है, अस्वीकृति ही इनकार होता है, ये क्यूबलर ने कहा। और दूसरा जो स्टेप आता है वो क्रोध आता है। वो क्रोध आता है। क्रोध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगर कहेंगे, है ना। तो यह मांगों का समय है, यह जानने की मांग कि यह नुकसान क्यों हुआ, उत्तर की चाह में यह क्रोध कभी भीतर की ओर तो कभी बाहर की ओर उमड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया में उसे क्रोध का नाम दिया गया। और तीसरा आता है सौदेबाजी। ये आपका पहला हो जाएगा, दूसरा पहला आपका सी हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, और तीसरा आता है सौदेबाजी। सौदेबाजी का जो चरण होता है वो कल्पना करे, यदि मानसिकता शामिल होती है तो अन्य दृष्टिकोण का एक चक्र बन जाता है, एक चक्र हो जाता है। और आप इसमें अगर हम बात करें तो नुकसान को पूर्वतः का मतलब होता है पिछली बात करने में आप हस्तक्षेप हो जाते हैं, है ना। तो यहां बेसिकली नुकसान का एक वैकल्पिक समाधान खोजते हैं। जो नुकसान हुआ है आपका, उस परिप्रेक्ष्य में जब कोई वैकल्पिक समाधान होता है तो उसे सौदेबाजी कहते हैं। उसे ही हम लोग बार्गेनिंग का नाम देते हैं, या उसे आप कह लीजिए सौदेबाजी। यानी ये आपका थर्ड पॉइंट पे आएगा। और चौथे पॉइंट पर आपका आता है डिप्रेशन, यानी अवसाद, निराशा, वापसी। अवसाद आम है, समय और गंभीरता में व्यापक रूप से भिन्न होता है ये, और अनुभव को कुछ लोगों के लिए वर्षों तक बना भी रह सकता है ये डिप्रेशन। और उसके बाद अंततः जो आता है वो स्वीकृति आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ण स्वीकृति। वास्तव में यह चरण आमतौर पर प्रक्रिया आरंभ में होता है। समय बीतने के बाद स्वीकृति की भावना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तो यह एक ऐसा चरण हो सकता है जहां दुख और हानि को स्वीकार करने में शांति मिलती है। तो यह प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है? दुख का एक प्रकार से चक्रीय प्रोसेस है। ये पेपर में अगर सवाल बने कि दुख किस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करती है, तो चक्रीय प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करती है, ना कि रेखीय प्रक्रिया को, ना कि रेखीय प्रक्रिया को। तो दुख कभी भी रेखीय प्रक्रिया में नहीं चलता है कि एक बार चला तो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये नहीं होता है, ये गलत है। रेखीय में ये चक्रीय होता है। ये कैसा होता है? ये चक्रीय होता है। इसलिए ऑप्शन आपका जो जाएगा वो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि पहले जो ऑप्शन हम लोगों ने अभी सोशल वर्क का देखा है, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझ गए होंगे। बताइए। यस सर। तो यहां से आपसे देखिए, अगर आगामी परीक्षा जून 2024 में अगर बनेगा तो हो सकता है ये चक्रीय और रेखी को लेकर बनाए, हो सकता है ना। क्यूबलर के बारे में ऐसा भी हो सकता है कि यहां जब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, दुख कोई तार्किक चीज नहीं है। तो
आप ध्यान रखिए, ये तो रेखीय तो नहीं है, ये बात तय हो गई। दूसरा कोई तार्किक प्रक्रिया भी नहीं है, ये भी बात तय है यहां पे, ये भी है ना। तो जो एक बार अच्छी तरह से और करने परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें उसे संबंध समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में जो प्रोसेस होता है वो तो एक चरण होता है। एक चरण के माध्यम से हम उस समस्या का अगर सही तरीके से समाधान कर रहे हैं तो टेक्निक वगैरह के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दुख घटना अनोखी नहीं होती है, कोई आप यूनिक चीजें देख रहे हैं वो भी अनोखी नहीं। तो पेपर में अगर प्रश्न बने अनोखी को लेकर तो आप इसे भी आप क्या करें, एलिमेंट कर दें, हटा दें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दुख के साथ आगे बढ़ने का कोई एक तरीका भी नहीं है कि आप दुख के साथ आगे बढ़ें, ये कोई तरीका नहीं है। दुख के साथ आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो ये भी पॉइंट अगर आए तो ये भी आप एलिमेंट कर दीजिए। तो ये देखिए 4-5 जो मैंने पॉइंट यहां पर मेंशन किया है, इसे भी ध्यान रखिए क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बन सकते हैं दुख के संबंध में। तो क्यूबलर एंड रॉस का नाम, और सही ऑप्शन यहां पर फर्स्ट। इजी सवाल थे, बट ये प्रश्न जो थे ये दिए गए थे किस पर, फैक्ट पर। अगेन एक सवाल आपके सामने, और ये भी फैक्ट पर बेस्ड है। स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण करना और मूल्यांकन क्या कहलाता है। प्लीज एक बार म्यूट रहें और आप लोग ध्यान से देखिए, जहां बैकग्राउंड आवाज वगैरह ना आए वहीं से आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्या आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं प्लीज। सर रोग विषयक निदान, सी ऑप्शन होगा सर। सी ऑप्शन होगा, आपका यहां पे झुकाव है सी ऑप्शन की तरफ। ओके चलिए आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है। बात करेक्ट भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पर्सन हिमसेल्फ, और इसका वर्गीकरण और मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो व्हाट इज इट्स क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक दिया है हेतुकी विज्ञान जिसको आप बोलते हो इटियोलॉजी डायग्नोसिस, सही बात है, ठीक है। दूसरा आप बोलते हो गतिक निदान, मुझे उम्मीद है कि आप गतिक निदान भी सही तरीके से बता पाओगे, या गतिक निदान। तो जब मैं गतिक निदान की बात करता हूं तो ये डायग्नोसिस ऑफ मोशन होता है, और रोग विषयक निदान पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है ये, और एक मन कायिक निदान होता है जिसको माइंड सोमैटिक डायग्नोसिस कहते हैं हम लोग। मेडिकल सोशल वर्क अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार रहें ऐसे प्रश्नों से लड़ने के लिए। तो इस सवाल का जो जवाब अभी आपने बताया है कि स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण करना और मूल्यांकन करना केवल एक ही जगह आ सकता है, और वो है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस में। यहां हमें पढ़ने को मिलता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस में। रोग विषयक निदान में आप पढ़ेंगे इटियोलॉजी जिसको हेतुकी भी, और यहां तक डायग्नोसिस ऑफ मोशन भी, और माइंड सोमैटिक डायग्नोसिस में। इन सभी का क्लासिफिकेशन, इन सभी का मूल्यांकन, ठीक है, एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में केवल पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस में ही पढ़ेंगे आप। और सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही है। यहां अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो पूछिए, अभी बताते हैं कैसे सहमत होना पड़ेगा आपको। प्लीज देखिए डायग्नोस्टिक, बताइए। बिल्कुल सुनिए, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो ये बेसिकली देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी निष्कर्षों के साथ हम उसमें क्या करते हैं, इतिहास, नैदानिक संकेत, सहायक परीक्षण परिणामों के आधार पर ही रोग के कारणों की पहचान करते हैं। तो आप यही बताइए कि एक व्यक्ति स्वयं से समस्या से ग्रसित है, अब उस व्यक्ति के बारे में पूरी इतिहास लेना है, पूरा उसका डायग्नोसिस करना है, उसका आपके परिणाम निकालने हैं, उसका आपका निरीक्षण करना है, इत्यादि क्षेत्रों पर बातचीत करना है। तो बताइए वो किस में करोगे? रोग विषयक निदान में ही तो करोगे, पैथोलॉजिकल ही डायग्नोसिस में तो करोगे।
इसके अलावा थोड़ी ना होता है कि हेतुकी विज्ञान में कर दो गतिकी, ये तो हेतुकी विज्ञान, गतिकी विज्ञान, मन कायिक विज्ञान या साइंस या निदान या डायग्नोसिस, ये सभी चीजें रोग विषयक निदान के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पार्ट इसके अंतर इंक्लूड हैं। सही जवाब ऑप्शन केवल अब जाएगा आपका थर्ड ही, ये केवल थर्ड आपका है यहां पे। चिकित्सा विज्ञान की सर, इसका एक, इंग्लिश मीनिंग क्या बताए थे सर? इंग्लिश नेम क्या बताए थे सर? इसका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, माइंडसोमैटिक डायग्नोसिस मन कायिक विज्ञान, मन कायिक निदान होता है ना। पैथोलॉजी में ना आप रोगों के कारणों, देखो आगामी परीक्षा कैसे बने, इस सवाल से अगर आगामी परीक्षा में प्रश्न बनते तो कैसे बनते हैं, कहेगा कि भाई रोगों के कारण, विकास, संरचना, कार्यात्मक परिवर्तन, प्राकृतिक इतिहास या चिकित्सा विज्ञान की विशेषताओं को संदर्भित करेंगे कौन से विज्ञान में, तो रोग विषयक विज्ञान में या रोग विषयक निदान में। पहला एक सवाल इस तरीके से बनता है। सर क्लिनिकल डायग्नोसिस आएगा। किस सवाल का क्लिनिकल डायग्नोसिस आएगा? सर इसको पैथोलॉजिस्ट नहीं क्लिनिकल डायग्नोसिस कहेंगे। देखो ये तो पैथोलॉजिकल, हाँ नाम इसको आप दे सकते हो कि आप एक और नाम अगर देना चाहते हो तो हाँ बोल सकते हो, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस की पार्ट आप बोल सकते हो, नो डाउट बोल सकते हो, करेक्ट है। बताइए अभी सही है ये सवाल कि फिर मैं आगे बढ़ूं या इस पर और कुछ विचार करना है? मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से चल रहा हूं समझाते हुए कि प्रश्न इजी थे और सरल थे। अगर यही प्रश्न अगर शुद्ध हिंदी में भी अगर लिखा होता, शायद क्लिनिकल या चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा निदान वगैरह, और कहता कि एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में या एक व्यक्ति के समस्या के अध्ययन करने के बारे में बताइए किसमें देखने को मिलेगा, तो आप कहते हैं कि भैया चिकित्सक में मिलते हैं। और ऐसा एक बार, ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल रिपीटेड है। वहां शुद्ध हिंदी मतलब वहां पे एक सामान्य हिंदी में बात की गई थी, यहां शुद्ध हिंदी में बात की गई है इस प्रश्न में। अब तो इसलिए आपको अगर हम बात करते हैं स्वयं व्यक्ति के साथ अगर समस्या क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए एक बार क्या आप सभी लोग सहमत हैं? देखो प्रश्न से भी सहमत रहिएगा भाई, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो दिक्कतें हो जाती हैं आगामी परीक्षाओं में, यही कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं और प्लीज आप लोग एक्टिव रहिएगा और अगले सवाल की तरफ हम रुख करेंगे। सवाल हमारे सामने कहता है कि सोशल वर्क का, ये दिसंबर का सवाल है, 13 दिसंबर 2023 का। कहता है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत में स्थानीय शासकीय निकायों में महिला के लिए न्यूनतम डैश सीटें जो है आरक्षित हैं। अकॉर्डिंग टू द 73 या 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जी, ऑप्शन सर 1/3। ओके देखिए यहां पे प्रश्न जो हमारे सामने बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल से लेकर अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट के संबंध में है। और इसमें कहा गया कि मिनिमम सीट और रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट डैश, अगर हम बात करते हैं तो आपको बॉडीज इन पंचायत, आपको पूछा कि भैया बताइए कि पंचायत में स्थानीय जो शासन निकाय हैं उनमें महिलाओं को न्यूनतम जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो कितनी सीटें हैं, तो सही जवाब होना चाहिए कितना, बताइए कितना? 1/3 सर। 1/3, 1/3 यानी 1/3 आपने जो जवाब जो, अरे 1, हाँ फोर्थ ऑप्शन 1/3, यानी अगर हम बात करते हैं 1/3 की बात तो यहां पर ये चीजें करेक्ट हो जाता है। बेसिकली देखो स्थानीय सरकारी निकाय पंचायतों और नगर पालिका में अब जो है 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए क्या कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई है। तो उस हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वह ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहां पे करेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, बाकी इन प्रश्नों पर अगर हम बात करेंगे आप लोगों से आने वाले समय में और पूरी डीप में चर्चा आप लोगों से की जाएगी। देखिए अगर यहां से एक सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है कहां, तो अगर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की बात करता है तो आपको बता दूं आरक्षित में, तो यहां प्रश्न जब बन जाएगा क्या, पंचायती 338 के ए पंचायती राज संस्था में
तो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं संसद में कि राज्य विधायिका में कि राज्यसभा में कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए? देखिए यही प्रश्न को मैंने पंचायती राज संस्था में सर। पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए जो है सीट क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक सवाल इससे और बन सकता है आगामी परीक्षा में। अगर प्रश्न कहता है कि भारत में किस संस्थान, ध्यान से सुनिएगा, भारत में किस संस्थान में महिलाओं, मैंने नाम बताया है संस्थान, तो संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो वहां पे भी आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सभाएं और पंचायती राज। तो जवाब क्या बन जाएगा? पंचायती राज बन जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न का जवाब हो जाएगा। प्लीज इस सवालों को आप इसी तरीके से पढ़ के चलिएगा, क्योंकि भारत में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं और पंचायती राज आमतौर पर ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन को संदर्भित करता है। और यही प्रणाली आपको मैं बता दूं, सन 1992 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू किया गया था, है ना, 73वां 74 वाला जो संशोधन था, है कि नहीं, जो अभी आपने 1/3 यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब भी दिया है। ठीक है, तो ये रंगरंजन समिति में इसका उल्लेख है और पंचायती राज मतलब रंगरंजन समिति से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल उसी से ये 40 में बताया गया है पंचायती राज का संगठन और गठन या संगठन। बिल्कुल यही बातें हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक सवाल यहां से और बन सकता है, वो किस टाइप का सवाल बन सकता है ना, जैसे मेरे समझ में ये लग रहा है कि अगर बाय द वे जून 2024 में सवाल बने तो कहता है कि वर्तमान में महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको IMP करिएगा, है ना, क्योंकि ये चल भी रहा है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की सीटें आरक्षित की गई है? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 33% तो देखा भारत में संस्थान की महिलाओं को लेकर पंचायती राज में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्थानीय स्वशासन में, तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की सीटों के आरक्षण की बात की गई है, तो 50% होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा और सामने आप महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, तो इस तरीके के आगामी परीक्षाओं में भी हम लोगों से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां तक कि महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका में भी, आप कर्नाटका में भी कह सकते हैं 50% का आरक्षण है, 50% का आरक्षण है। सरकारी नियुक्तियों में 33% का आरक्षण है। कर्नाटक में सरकारी नियुक्तियों में कितना है? सरकारी में नोट करते चलिएगा, 33 है सरकारी में। और अगर आपसे पूछा जाता है स्थानीय निकायों में महिलाओं को लेकर आरक्षण की घोषणा करने वाला जो पहला राज्य था वो कर्नाटक ही था, जहां पे 50% की बात कही गई थी या उसके बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, बाकी 73वां और 74वां, देखिए ये 73वां ही लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में 74वां लिख दे, संवैधानिक संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में सभी सीटें महिलाओं के लिए जो आरक्षित थी वो बेसिकली कितनी है? तो वो है आपकी 1/3 है, याद रखिएगा, जो 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, 1993 में लागू हुआ था और इस तरह सरकार ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संबंध में जैसे एक आध दो प्रश्न जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है मे बी कि आगामी परीक्षा में भी आप लोगों से प्रश्न बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देख रहे हैं 54। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन को समझ आना जरूरी है ना, तभी आप सही तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे। पहला कहता है कथन में कहा गया है कि एलिजाबेथन निर्धन कानून है। एलिजाबेथन निर्धन कानून ने निर्धनों को पात्र निर्धन और अपात्र निर्धन के रूप में वर्गीकृत किया है। यस या नो? यस या नो?
जी यस, सर, किया करेक्ट है। किया गया। यस सर। ये आपकी बात करेक्ट है। मैं आप लोगों जी से सर। चाहूंगा भी कि आप इसे करेक्ट भी कहिएगा। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं द एलिजाबेथन पुअर लॉ क्लासिफिकेशन द पुअर, आप कह सकते हो कि डिजर्विंग पुअर उनका और तो एक है अनडिजर्विंग सर, पुअर। ये वाला। हाँ, डिजर्व करना पात्र होता है और अनडिजर्व करना अपात्र होता है। इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया था। ये बात आप प्लीज सभी लोग ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में, है ना। अब बेसिकली अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं इसके अंतर्गत डिजर्व पुअर क्या होता है, उम्मीद है कि आप बता दोगे अच्छे से। डिजर्व पुअर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताना उचित समझोगे? सर, जो वास्तव में निर्धन है, मतलब जिनके पास कुछ बिल्कुल, भी नहीं जो है। निर्धन है, जो निर्धन है वो तो ऑलरेडी एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, डिजर्व करता है कि ये निर्धन व्यक्ति है, और ये बात करेक्ट भी है। और वही सर, डिजर्व है। अपात्र में वो हो जाएंगे, मतलब जो कमा के खा सकते हैं पर फिर भी वो निर्धन बने हुए हैं। और हाँ, अपात्र यानी अनडिजर्व की बात, जो क्या होते हैं बताओ? मतलब सर, जो काम कर सकते हैं, अपना भोजन पका कर वो मतलब कर सकते हैं, पर वो बने हुए हैं, निर्धन नहीं है, फिर भी वो हाथों से बने हुए हैं। हाँ, मतलब अपने एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अयोग्य गरीबों की उसकी कथित जो बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि वो अयोग्य हैं, फिर भी उस अयोग्यता को वो प्रस्तुत करते हैं, वो अयोग्यता को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में उसको बोलते हैं अपात्र निर्धन। तो ये जो कथन है, ये एलिजाबेथन पुअर लॉ की अगर हम बात करते हैं कानून की 1601 वाले में, तो यहां ये चीजें हमें देखने को और पढ़ने को मिल जाती है। वही कथन आपके सामने किस रूप में उभर के आ रहा है? कथन कहता है कि अमानवीय निर्धन कानूनों में से सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धन, चलिए, सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धनों की श्रेणी थी कि शारीरिक सक्षम निर्धन और बलिष्ठ निर्धन का। क्या जो सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धन हैं, सबसे अधिक जो कष्ट भोग रहे हैं अमानवीय निर्धन कानूनों से सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले, क्या वो शारीरिक सक्षम निर्धन है? क्या वो बलिष्ठ निर्धन है? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे ये कैटेगरीज पुअर रिप्रेजेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट गलत है। एक तरफ कहता है कि एबल बॉडी इज पुअर एंड दूसरी तरफ कहता है कि द एबल बॉडी इज पुअर, है ना। मतलब सर, इसका ये मतलब हुआ कि जो शारीरिक रूप से सक्षम है पर फिर भी वो निर्धन है, पर वो अधिक कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा तो एक गलत हो जाएगा ना। कष्ट तो वो भोग रहे हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है, बिल्कुल और फिर भी वो निर्धन है। बिल्कुल, यही कहने का भाव इसका रिप्रेजेंट कर रहा था, और बिल्कुल करेक्ट बात है ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और यहां अगर मैं आप लोगों से कहूंगा तो इस टाइप के प्रश्नों में आप लोग जवाब जो देंगे वो पहला सत्य को देंगे, दूसरा असत्य के रूप में देंगे। ठीक है, दूसरा असत्य के रूप में देंगे। तो देखिए, ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो पहला सही है, लेकिन कथन दूसरा जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है। मुझे उम्मीद लगती है भाई कि आप लोग अगर इस प्रश्न को इस तरीके से पढ़ें तो शायद आप इस प्रश्न को सही कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर में ना जाएं। देखिए, यहाँ पर इजीली इन्होंने इस प्रश्न को समझे हुए, प्रश्न बहुत इजी प्रश्न था, आसान प्रश्न था, केवल पढ़ के हमें इस प्रश्न का जवाब देना था, और यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया, तो इसलिए आंसर पे आप ना जाएं। अगला सवाल हमारे सामने, अगला सवाल पॉइंट को एक बार समझाइएगा सर, दूसरा पॉइंट को सर। दूसरा पॉइंट तो बहुत आसान है। यहाँ पे कह रहा कि अमानवीय निर्धन, एक मानवीय निर्धन होता है, एक अमानवीय निर्धन होता है ना। और वो कहता है कि कानूनों से सबसे अधिक जो कष्ट भोगने वाला निर्धन होगा, जो सबसे अधिक कष्ट भोगेगा, वो शारीरिक सक्षम निर्धन है। अगर वो सक्षम हो तो फिर निर्धन कैसे भोग सकता है वो? ये बात समझ रहे हैं आप? अभी भी नहीं समझ में आया? जी सर। अगर मैं सिंपल सी बात यही कह रहा हूं आपसे, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये अगर वो अधिक कष्ट भोगने वाला निर्धन होगा तो वो शारीरिक सक्षम कैसे हो सकता है? यस या नो?
जी सर। नहीं हो सर सकता, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात यहाँ पे करा कि अच्छा और कर रहा बलिष्ठ निर्धन। अच्छा, बलिष्ठ निर्धन का मतलब समझते हैं आप? मतलब सर जो मतलब अच्छे हैं शरीर, मतलब अष्ट पुष्ट हैं सर, हाँ। मतलब जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में अपंगता नहीं है जिनकी, हम्म। नहीं, सर वो बिल्कुल हो जाएंगे ना बिल्कुल बलिष्ठ। वही बलिष्ठ शरीर से निर्धन है। बलवान। हाँ, अनडिजर्व पोर वही, बोल सकते उसी को हम लोग स्ट्रोंग पुअर बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोंग पुअर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोंग पुअर, बलिष्ठ निर्धन को, है ना। वही चीजें हैं। तो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पे तो लिखना चाहिए था उसे ना, कि वो बेसिकली एक तो शारीरिक निर्धन है, और मुझे यहाँ पर जैसे इसको ऑप्शन में ये देना चाहिए था कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि एक व्यक्ति निर्धन होता है तो वो एक होता है शारीरिक रूप से सक्षम जो है सक्षम निर्धन, यानी एक प्रकार से वो शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, तो वो निर्धन है। शारीरिक रूप से अक्षम निर्धन, तो वो आपको लिखना चाहिए था ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन में यही होना चाहिए था, शारीरिक रूप से अक्षम निर्धन। और दूसरा लिखना चाहिए था उसको आश्रित निर्धन, जो दूसरे पर क्या हो रहे हैं वो एक प्रकार से वो निर्भर है, उनको लिखना चाहिए था ऑप्शन। तो फिर ये ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाता, फिर वो आपका ऑप्शन करेक्ट चला जाता है यहाँ पे, है ना। सर पर यूजीसी यही तो करती है, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर कर देती है, तो बच्चों को नहीं समझ में बिल्कुल, आता। देखो यही चीज है ना, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी प्रश्नों पे आप रुक के ठहर कर अगर आप उसको पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस प्रश्न का जवाब दे देंगे। अभी जब आप लोग मेरे साथ करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हो, है ना, जी सर क्योंकि मैं बिल्कुल सर, हाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस रहता है, और वहां हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो लो हो जाता है, जो आते हैं क्वेश्चन वो भी गलत हो हाँ, जाते हैं। क्योंकि मैं रुक के थोड़ा सा आप लोगों के ठहर के उन चीजों को बताता हूं। जरा ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को, फिर से समझिएगा। ऐसे ही आपको भी प्रश्न पढ़ना चाहिए कि सामुदायिक संगठन डैश का आधार होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, कहता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द बेसिस ऑफ, एक मिनट, सामुदायिक संगठन है डैश का आधार होना चाहिए। एक है जनता, दूसरा है संसाधन। जनता को हम लोग पब्लिक कहेंगे, रिसोर्सेज को हम लोग संसाधन कहेंगे, अनुमत आवश्यकताएं होती हैं, है ना, परमिशनेबल एक जो है रिक्वायरमेंट आप कह लीजिए, या एक प्रकार से नीड कह सकते हैं आप इसे। और एक होती है जात विधियां, जिसको हम बोलते हैं कास्ट मेथड्स, है ना, कास्ट मेथड्स बोलते हैं। तो आप जरा सोचिए कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द बेसिस ऑफ, किस पर हो सकता है इसका अनुमत आधार? आवश्यकता, आवश्यकता है सर, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल, यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड का चुनाव किया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ये भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछा जा चुका है ना। तो जो अनुमत शब्द है, ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो महसूस करने की आवश्यकता को भी कहीं ना कहीं रिलेट कराती है ये, है ना। सर जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, मतलब आवश्यक भी हो सकता है अनुमत का मतलब। हाँ, आवश्यक नहीं, देखो ये एक प्रकार से अगर हम बात करें कि आवश्यक वाली नहीं, यहाँ पर बात ये चीजें दी गई है कि महसूस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किस पर आधारित हो सकता है, हम लोगों की क्या महसूस कर सकते हैं, उनको उनकी फीलिंग या उनकी समस्याओं को महसूस करने के संबंध में हम। अब अगर हमसे ये प्रश्न कहता कि भाई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की भूमिका क्या हो सकती थी, तो वहां पे एक संसाधन का था, ऑप्शन करेक्ट जाता, ठीक है, वो ऑप्शन आपका। लेकिन तीनों के जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन में अलग अलग स्टेटमेंट से हैं, अलग अलग कथन पर हैं, और टोटली जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है जनता पर बेस्ड नहीं है। आप ये कहिए कि रिसोर्सेज पर बेस्ड नहीं है, वो कास्ट मेथड पर बेस्ड नहीं है, वो तो लोगों की आवश्यकताओं को जानने पर बेस्ड है कम्युनिटी सर जब भी मतलब आवश्यकताएं होंगी तभी तो लोग इकट्ठे होकर उनकी कोशिश समस्याओं करेंगे का ना। समाधान प्रयास, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपने कर लिया होगा, और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। और ये भी प्रश्न आप सबके लिए है और इजी सवाल, और ये सवाल है कि संधारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। पर्यावरण संरक्षण एवं विकास परक कार्यकलापों का संतुलन। चलिए, तो देख सकते हैं अगर मैं आपसे इस सवाल की बात करता हूं तो हमारे सामने कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल, देखिए व्हाट इज द मेन गोल पूछा,
इसमें पूछा मेन गोल, कहा कि बताइए मेन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा था। पहला कहता है रोजगार सृजन और आजीविका विकास को लेकर, यानी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एंड जो है लाइवलीहुड जो है डेवलपमेंट यानी विकास। दूसरा कहता है कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, साथ साथ जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। तीसरा कहता है कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं विकास परक क्रियाकलाप का संतुलन, यानी देखो बैलेंसिंग की बात कर रहा है एनवायरमेंटल में, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि औद्योगिक विकास एवं संरचना का विकास। और इजीली आप समझ सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल चीजें होती हैं, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं संरचना और डेवलपमेंट। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मेन मोटो था वो था पर्यावरणीय संरक्षण और विकास परक क्रियाकलापों में संतुलन। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी। जी सर, ये तो इसलिए लाया गया है कि ताकि मतलब ऐसा विकास किया जाए कि भावी पीढ़ियों का जो भविष्य सुरक्षित रहे और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप कह सकते हैं, नो डाउट। तो ये तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तो टोटली बेस्ड है, वो टोटली बेस्ड है भविष्य के प्रक्रियाओं पर, है ना। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की भी बात करता है कि नहीं। पर्यावरण पर मानव गतिविधियों पर भी एक्टिविटीज करता है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मानव गतिविधियों में 1 मिलियन जानवर और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। आप ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रोसेस है, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है, भैया बताइए एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विकास का नारीकरण करना कहता है, यानी महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार, है ना। गरीबी को समाप्त करना, पर्यावरण संरक्षण के बीच में तालमेल को बढ़ाना, पर्यावरण के बीच के तालमेल को या उसके संरक्षण को, सामंजस्य को बढ़ाना, विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों को लगाना, स्वदेशी ज्ञान को शामिल करना, है नहीं, जैव विविधता का संरक्षण करना। ये सभी बेसिकली मेन मोटो के रूप में उभर के आते हैं। परंतु ये प्रश्न भी मुझे बहुत लगता है भाई इजी था, क्योंकि प्रश्न पढ़कर ही मुझे यहाँ पे लग रहा था, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पर्यावरण संरक्षण की ही बात कही गई है ना, उसी की ही बात होती है, जैव विविधता की ही बात होती है। पर्यावरणीय स्थिरता का जुड़ाव वैश्विक निर्णय लेने में जैव विविधता के विचारों को एकीकृत करने पर यह बेसिकली अधिक बल देता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है आपका। अगला सवाल, अब देखिए ये प्रश्न बड़ा इजी था। इस प्रश्न का बेसिकली जब आप लोगों ने कर रहे थे तो उसका जवाब बेसिकली गलत आंसर की में वहां पे मेंशन कर दिया था आयोग ने। कई बच्चों ने इस पे क्लेम भी किया है, और इसका नंबर अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर भी बदल ही गया होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कहा गया कि इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? इन विच ईयर वॉज द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये, और ये लॉन्च कब किया गया है? इसका जवाब सत्य आप लोगों को बताना है। 1987। नहीं, ये तो गलत बता दिया आपने। 83 सर। 83 क्यों जा रहे हो? अभी भी आप सवाल गलत कर रहे हो। 1982 सर, 1982। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था ये अगस्त 1982 को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपनाया गया। और कई मायनों में अगर मैं आपसे बात करूं तो देश में जो मनोरोग के इतिहास है उनमें एक ऐतिहासिक घटना पर इसने जो है बल दिया।
एक प्रकार से ये जब ये कार्यक्रम चलाया गया तो ये स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में कम्युनिटी भागीदारी को भी बढ़ाया, सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ाया और समुदाय में स्वयं सहायता की दिशा में प्रयास को प्रोत्साहन भी दिया। एक प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। किसी बच्चे ने कहा है कि 1987 बता सकते हैं आप लोग 1987 क्या था? सर वो अधिनियम था ना? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, है ना। अच्छा, जी सर। ये जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था 1987 का, वो बेसिकली मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता था, है ना, 87 वाला। बाद में बेसिकली मंदबुद्धिता, बहुविकलांगता और जैसे सेरेब्रल पॉलिसी इत्यादि बहुत पीड़ित व्यक्ति हैं। उन पीड़ित व्यक्तियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने देखा अभी हाल ही 2016 में RPWD एक्ट को फिर संचालित कर दिया गया। हालांकि उससे पहले 1999 में एक राष्ट्रीय न्यास एक्ट आया हुआ था जिसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया, मंदबुद्धि, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉलिसीज, है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो उसके अंतर्गत ऑटिज्म को भी रखा गया था, है ना, ऑटिज्म को भी रखा गया। फिर उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 1987 के बाद में, तो वो प्रक्रिया अभी आप लोग जानते हो किस नाम से, और वह जानते हो मानसिक स्वास्थ्य। दिव्यांगता शामिल की गई इसमें। किसमें? RPW एक्ट सर। हाँ, 2016 में आया था RPWD एक्ट 2000। जी सर ये आयुष मतलब ये स्वास्थ्य से 2017 में जो अभी चालू हुआ है। हाँ, ये अभी सुनो तो सही है कि एक बात पूरा करने में ये तो उसमें दूसरी बात आप लोग पूछ लेते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि जैसे कि 1987 में क्या था, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य में एक एक्ट था, लेकिन इसी के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक अधिनियम जो है 2017 में आया, 2017 में लेकर आया गया। अच्छा, ये बेसिकली जब 2017 में आया तो ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम यानी मानसिक देखभाल अधिनियम या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया था। ये मानसिक रोगियों को संस्थागत करण को प्राथमिकता देता था, रोगी को कोई अधिकार नहीं देता था, उसको संस्थागत करण करने के लिए एक प्राथमिकता देता था। वहां पर आपको बता दूं कि कई व्यक्तियों को भर्ती भी किया गया और उसमें अगर हम बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के आधार पे, है ना, उन प्रक्रियाओं को संचालित करके उनकी समस्याओं के समाधान के परिप्रेक्ष्य में कार्य किया गया। मानसिक बीमारी पर विचार करना, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास, स्मृति इत्यादि जो भी विकार हैं उन विकारों पर बातचीत करता है। यहां तक चिकित्सालय में पुनर्वास सेवाएं भी 2017 में की गई थी। ठीक है, तो इसके तहत कई अधिकार हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच का अधिकार है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं देने का अधिकार है, समुदाय में रहने का अधिकार है, निःशुद्ध उपचार के लिए तहत इलाज ना करने का भी अधिकार। देखो निःशुद्ध, यहाँ पे बात हो रही है निषिद्ध उपचार के तहत इलाज ना करने का अधिकार है, समानता और भेदभाव का अधिकार, सूचना का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, कानूनी सहायता और शिकायत का अधिकार भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर इस 2017 को भी इसी नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से। नहीं, इससे तो देखभाल के नाम से जाना जाता है ना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, है ना, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम केवल 2017 सॉरी केवल वो जो है 1987, उसमें देखभाल जोड़ दीजिए, आप इजिली याद रख सकते हैं, 2017 आ जाएगा जैसे ही देखभाल आता है तो। ठीक है, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये भी सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक करिएगा। प्रश्न कहता है कि समर्थन अथवा सहायक सेवा परिवार न्यायालय के अनिवार्य जो है अनुलग्न और इसकी संगठन सेवाएं कौन सी हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, 5 कूट हैं, 5 कूट दिए गए हैं, उन कूट को हमें पढ़ना होगा। देखिए बेसिकली ये क्या है, ये सपोर्ट एक प्रकार से अगर हम आपसे बात करें तो प्रक्रिया को करता है जहां हम लोग जिक्र करने वाले हैं किस परिप्रेक्ष्य में, फैमिली कोर्ट में। अब ये कहता है कि समर्थन अथवा सहायक सेवा, प्रश्न को पहले समझो तभी उत्तर पढ़ने आएगा आपको। कहता है समर्थन अथवा सहायक सेवा,
और परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है और इसकी संगठक सेवाएं कौन सी हैं? मतलब सर व्हाट इसमें और द सामान्य नहीं होगी, जी ई नहीं होगा सर इसका। ई नहीं होगा। ओके, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए, ये परिवार कोर्ट की बात है। जी। सर एक बात है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़े थे, आपने समझाया सर पूरा, ये बोली क्यों बीच में? अरे कोई बात नहीं भाई, फिर से सुनिए, मैं बता रहा हूं मैडम, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वो मैडम पूछ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है कि समर्थन अथवा सहायक सेवा परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है और इसकी संगठक सेवाएं कौन सी हैं? अब आपके सामने ये सवाल दिया गया। अब ये प्रश्न आपसे कहता है टोटल बेस्ड अगर हम बात करते हैं तो फैमिली कोर्ट एक प्रकार से, है ना। अब देखिए यहां अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, तो फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज हैं क्या? आप बता सकते हो मुझे? बताइए, क्या सेवा परिवार न्यायालय में जो फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं? यस या नो? है सर। है, किया जाता है। आपको अच्छा एक चीज मैंने बताया था, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 10 के अकॉर्डिंग अगर आपको बात करें तो धारा 10 क्या कहती है? कहती 2 साल के लिए आपको जो है वहां पे समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप तुरंत डिवोर्स हो गया आपका, 2 साल का आपका टाइम देता है। तो 2 जी साल सर। में आपको जो टाइम दिया गया है वो क्या करने के लिए? वो यही चीजें करने के लिए, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी सेवाएं वगैरह दी जाएंगी। तो पहला तो पॉइंट करेक्ट था यहां पे। दूसरा पॉइंट, जांच सेवाएं, जिसको हम बोलते क्या? इन्वेस्टिगेशन, यानी एक प्रकार से जांच सर्विसेज, यानी सर्विसेज। तो आप इस सहायक सेवा परिवार न्यायालय की अनिवार्य जो है अनुलग्न में, अनुलग्न का मतलब होता है कि उसके साथ में है, वो चीजें हैं, प्रोवाइड हैं। तो वो बताइए कौन कौन सी सेवाएं हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो एक तो यह है पहला। दूसरा, जांच सेवाएं भी है, जांच भी होगी, उसमें जांच भी होती है। जांच का मतलब समझते हो? किस चीज की जांच? प्लीज सर जी बताएं एक बार, अगर जांच पता है प्लीज एक बार बताएं किस चीज की जांच की मैं बात कर रहा हूं। नहीं पता है तो बोला करो नहीं। जांच कहने का तात्पर्य यहां पर यह है एक प्रकार से, अगर मान लीजिए जो पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन दोनों परिवार के बीच में, या अन्य कोई ऐसी प्रक्रियाएं घटित हुई हैं, तो उन पर पूरी जांच पड़ताल होगी। उनसे जब केस अध्ययन होगा तो वहां से वो डेटा मिलेगा, तो उसको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम थी पास्ट में, उन पास्ट प्रॉब्लम की जांच करने की बात करना, उस पास्ट प्रॉब्लम के बारे में पूरी जांच कि आपने तथ्य सत्य बताया है कि नहीं बताया है, कि ऐसे ही कोई तथ्य है। तो इसलिए जांच सर्विसेज भी वहां पर प्रोवाइड कराई गई हैं, इसलिए आपका ये भी चीजें शामिल होगा। और उसके बाद इन्फोर्समेंट सर्विसेज भी यहां पे, जिसको हम बोलते हैं प्रवर्तन की सेवाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तन की सेवाएं का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रवर्तन की सेवाएं अगर हम जिक्र करते हैं तो इसका जो भाव होता है आप समझिएगा अच्छे से। प्रवर्तन सेवाएं क्या कहलाती हैं? प्रवर्तन सेवाएं बेसिकली एक प्रकार से क्षेत्रीय कार्य को रिप्रेजेंट करना। प्रवर्तन का मतलब क्षेत्र को रिलेट कराना। निदेशालय हो गया, जैसे उस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रवर्तन, पहले तो प्रवर्तन का ही अर्थ समझ लीजिए, किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को एक प्रकार से प्रवृत्ति में लाना, है ना। किसी चीज को एक तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोई मानक होगा, कोई नियम होगा, कोई सामाजिक मानदंड होगा, उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का उचित निष्पादन करना प्रवर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि नियम, मानक, सामाजिक मानदंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का उचित निष्पादन करना ही प्रवर्तन कहलाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फोर्समेंट। उसी को सर इसे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाइए ना, किस तरह जैसे की मैंने सर्विस। आपसे कहा कि प्रवर्तन, देखो अनेक कार्य होते हैं। बेसिकली अगर कोई सामाजिक मानदंड है, समाज का मानदंड का मतलब होता है समाज में कोई पॉजिटिव बिहेवियर, किसी का सार्वजनिक हित की बात,
या उस व्यक्ति के हित की बात, कोई कपल है उसके हितों की बात कर रहे हो, आने वाले भविष्य की बात कर रहे हो, एक प्रकार से मोटिवेशन देने की बात कर रहे हो। यहां आप ना किसी ऐसी एक्टिविटी को नहीं सोचना है कि जो नेगेटिव क्रिया है। यहां तो हमें उन नियम, उस मानक, उस सामाजिक मानदंड का अनुपालन करना है। अनुपालन, प्रवर्तन सेवाओं में क्या होता है कि जो भी मैंने नियम, मानक और सामाजिक मानदंड बताए हैं उसका अनुपालन करने की, सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब आपको बताता है भैया इन चीजों को करना, इस चीज को करेंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे सामने उभर के आएगी। सही तरीके से कार्य, आपको अगर बताया जाए भैया ऐसे कार्य करो तो ये बाधाएं जो आपके सामने यहां पे दिख रही है, बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो भाई यही तो सहायक सेवा है। सहायक सेवाओं के परिवार न्यायालय में ये बात शामिल है। वहां पे नए नियम बता भी, अगर मान लीजिए वो विधि काम नहीं आ रही, वो कोई टेक्निक आप लोग सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा आदमी क्या करेगा? कोई ना कोई रास्ता निकालता है बीच का कि ये इस तरीके से करो, इस तरीके से समस्याएं समाधान होंगी। तो वह परिप्रेक्ष्य में उसको प्रवर्तन कहते हैं। अपने नए नियमों को, अब नए प्रक्रिया को आपने संचालित किया है, नए प्रोसेस, जब नए प्रोसेस लागू होते वही कहलाता है प्रवर्तन सेवाएं। वही कहलाता है प्रवर्तन सेवाएं। नियम, कानून, मानक, सामाजिक मानदंड, ये सभी अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का एक उचित निष्पादन होता है, जो सहायक सेवा परिवार न्यायालय के अनिवार्य अनुलग्न की प्रक्रिया में एक संगठक या एक कंपोनेंट के सेवाओं के रूप में जानी जाती है। तो ये आपका करेक्ट है, ए बी सी। डी है विधिक सेवा, सहायकता सेवाएं। अच्छा, विधिक की अगर हम बात करते हैं, विधिक का मतलब आप इजीली समझ भी गए होंगे क्योंकि इजी शब्द है ये भी। लीगल एड सर्विसेज हम इसको बोलते हैं, है कि नहीं? लीगल एड सर्विसेज। अच्छा, लीगल का मतलब होता है सीधा सीधा कि भाई कानूनी सहायता की बात कर रहा है ये। सिंपल सी बात है, कानूनी सहायता की तो बात हो रही है। तो जब किसी, मान लीजिए ये सिंपल सी बात है भाई कि विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतियां होती, नालसा होती है, ठीक है, निर्देश होते हैं, है ना, बहुत सारी प्रक्रियाएं बेसिकली मेंशन की गई हैं, है ना, एक प्रकार से कानूनी सहायता में। तो कानूनी सहायता के लिए अगर आप वहां पे मान लीजिए किसी को वहां पे उसको प्रोवाइड करा रहे हो, या आप उसे एक प्रकार से कोई विशेषज्ञ दिला रहे हो, है ना, विधिक सेवा, कानूनी सहायता सेवा। या मान लीजिए कोई सर्विसेज चला रहे थे आप, कोई स्कीम वगैरह बना रहे थे, आप उस स्कीम के अंतर्गत भी उस व्यक्ति को, उस परिवार को जोड़ सकते हो। अब जो कानून द्वारा जो सहायता, तो वो कानून की सहायता भी उस परिवार को मिलेगी। इसलिए प्रवर्तन सेवाएं भी शामिल है, जांच सेवाएं भी शामिल है, परिवार परामर्श सेवाएं भी शामिल है, और कानून के द्वारा जो भी सहायता दी जा रही है सभी को, तो वो भी सेवाएं परिवार को दी जाएंगी। तो वो भी चीजें शामिल है ना। तो और सामाजिक धार्मिक सेवाएं नहीं है, इसलिए ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका सही है। ठीक है।